हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट, अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1769 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक रेवेन्यू सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई थी और 1771 में रेवेन्यू काउंसिल भी नियुक्त किए गए थे, जिसका उद्देश्य था भारत में भू राजस्व का आंकलन करना। जो भू राजस्व का आंकलन करेगा, भूमि का देखेगा इससे कितना कर लेना है। फिर 1772 में पंचशाला बंदोबस्त की शुरुआत की गई, जो 5 साल के लिए होती थी और जिसके अंतर्गत जो ऊंची बोली लगाता था उसको भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। और ये 5 साल तक की होती कि जिसने ऊंची बोली लगा ली वो आगामी 5 साल तक वही भू राजस्व एकत्रित करेगा। फिर 5 साल बाद 1777 में पंचशाला व्यवस्था को बंद करके सालाना बंदोबस्त व्यवस्था शुरू कर दी थी, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति 5 सालों तक कर वसूलेगा तो वो अपनी मनमानी करेगा, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिससे किसानों का अधिक शोषण होएगा। फिर 1770 में सालाना बंदोबस्त शुरू कर दिया गया ने अब हर साल ही जो भू राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो चेंज कर दिया जाएगा। फर्मेर की रिपोर्ट के अनुसार लगान वसूली में जो प्रचलित भंडार था उसकी जानकारी हमें मिलती है। 1786 में एक रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब की गई तो 1786 में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट अब है अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था, यानी अंग्रेजों ने भारत में कितने प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था शुरू की थी। तो अंग्रेजों ने 3 प्रकार की व्यवस्था शुरू की गई थी: महालवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। अब हम देखेंगे कि पूरे भारत में किन क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था को शुरू किया गया था। सबसे पहले है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में जो समझौता होता था कर का, वो किसानों के साथ नहीं होता था। इस व्यवस्था के तहत जो गांव का मुखिया होता था वो भू राजस्व जमा करवाना होता था उसको, और हॉल्ट मैकेंजी को इस व्यवस्था का जनक माना गया है। 1822 में ये पूर्ण रूप से ये व्यवस्था लागू हो गई थी और इस व्यवस्था में पहली बार मानचित्रों का प्रयोग करके भू राजस्व की राशि का निर्धारण किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें मानचित्रों का प्रयोग किया गया, सर्वप्रथम तो महालवाड़ी व्यवस्था थी। और ये महालवाड़ी व्यवस्था ये भारत के पश्चिमी एरिया में, पश्चिमी सीमा प्रांत के क्षेत्र में शुरू थी और ये ब्रिटिश भारत के 38% भाग में थी और इस क्षेत्र आते थे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब वाला एरिया, जिसमें महालवाड़ी व्यवस्था शुरू थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेतवाड़ी व्यवस्था की। तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया गया जो लगान समझौता था वही रेतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें डायरेक्ट किसान से बात की जाती थी कि आपके उत्पादन का इतना % आपको कर के रूप में देना है। और ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल और असम वाले एरिया में लागू की गई। 1792 में कर्नल रीड के द्वारा ये सर्वप्रथम 12 महल में लागू की गई और फिर 1820 में मद्रास, 1825 में बम्बई और 1858 में दक्षिण भारत में भी ये व्यवस्था लागू की गई थी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आपको पढ़ना है कि इस व्यवस्था के तहत अब किसान और सरकार के बीच कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं होता था, डायरेक्ट किसान से बात की जाती थी। सेकंड, भूमि का स्वामित्व तो किसानों के पास होता था। अब किसान चाहे तो अपनी भूमि को बेच भी सकता है और चाहे तो उसे गिरवी भी रख सकता है, क्योंकि उसका मालिकाना हक किसानों को दे दिया। थर्ड, अगर भू राजस्व जमा नहीं करवाएगा तो इस स्थिति में भूमि को जब्त करने की व्यवस्था थी और भू राजस्व की राशि 50% निर्धारित की गई थी कि जितना उनका उत्पादन होगा उसका 50% उनको भू राजस्व देना पड़ेगा और लगान अदायगी के 30 वर्ष बाद में उसकी समीक्षा की जाएगी भूमि की कि अब इसका उत्पादन कितना होता है और हमें टैक्स कितने % रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की। तो स्थायी बंदोबस्त 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर बने थे और 1786 में इसी काल में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू की गई थी। एक हम बात करते हैं जॉन शोर और जेम्स ग्रांट की। ये दोनों ही इस व्यवस्था के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं।
जैसे जॉन शोर कहते थे कि जॉन शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी मानते थे और जॉन शोर का मानना था कि जो भूमि का पहले सर्वेक्षण करवाने के बाद ही ये जो स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। और जेम्स ग्रांट का मानना था कि भूमि सरकार की है और जमींदार केवल कर संग्रह करता है। बट कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के विचारों से सहमत हुए और 1790 में कॉर्नवालिस के काल में ही वार्षिक लगान व्यवस्था के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था शुरू हो गई। यानी अब 10 वर्ष तक एक ही व्यक्ति लगान को लेगा और इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया, जो कि जमींदारों को प्रति वर्ष जमा करवाना होता था। और इस व्यवस्था में 10/11 भाग तो सरकार का और 1/11 भाग जमींदारों का होता था। और स्थायी बंदोबस्त का सर्वाधिक लाभ जमींदारों को मिला था, क्योंकि अब भूमि पर जो उनका वास्तविक अधिकार हो गया था जमींदारों का, और ये व्यवस्था फिर परंपरागत हो गई थी। आगामी 10 साल तक एक ही व्यवस्था, वही पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक परंपरागत ये व्यवस्था हो गई थी। फिर 1794 में थोड़ा इसमें सुधार करने के लिए एक सूर्यास्त कानून लाया गया, यानी जिसके तहत यदि जमींदार है पूर्व निर्धारित तिथि को भू राजस्व की राशि जमा नहीं करवाता है तो इस कानून के तहत जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ, किसानों का अधिक शोषण हुआ, क्योंकि एक निर्धारित समय तक अगर जमींदार पूरा राजस्व जमा नहीं करवाएगा तो उसकी नीलामी रद्द कर दी जाएगी। और उसके लिए वो किसानों को अधिक उनका शोषण करता था कि मुझे जल्दी से जल्दी सारा राजस्व मिल जाए, और इस प्रकार से किसानों का शोषण चक्र ज़्यादा शुरू हो गया था। और स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, वाराणसी और उत्तरी जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है उसके अंदर लागू हुआ था। तो ये स्थायी बंदोबस्त था। तो बस आपको इतना याद रखना है, अंग्रेजों द्वारा 3 भू राजस्व व्यवस्था शुरू की गई थी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, जिसमें आपको देखना है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब वाले एरिया में शुरू की गई। और किसने शुरू की थी, हॉल्ट मैकेंजी ने। बस आपको उनका जिसने शुरू की वो व्यवस्था उसका भी नाम आपको जरूर याद रखना है कि महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, और रैयतवाड़ी किसने शुरू करी, कर्नल रीड ने, और स्थायी बंदोबस्त शुरू किया कॉर्नवालिस ने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।